हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में अपने पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, किस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद को निकाला जाता है, किस प्रकार से शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, निजी आय, खर्च योग्य आय, सभी प्रकार की आय, ये जो अवधारणाएं हैं उनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके विभिन्न समीकरणों को हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से यह जानेंगे कि यदि राष्ट्रीय आय से संबंधित हमारे सामने कोई संख्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो उसको किस प्रकार से हल करना है। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। राष्ट्रीय आय का हमने देखिए एक संख्यात्मक उदाहरण लिया है। निम्न समंकों से क्या क्या पूछा गया है? निम्न समंकों से सकल घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एमपी पूछा गया है। उसके बाद देखिए, निम्न समंकों से बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी एमपी, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद पूछा गया है। इसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर पूछा गया है। इसके अलावा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर पूछा गया है और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पूछा गया है। इसके अलावा निजी आय पूछी गई है, व्यक्तिगत आय पूछी गई है, खर्च योग्य आय पूछी गई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय भी पूछी गई है। इस प्रकार से इस संख्यात्मक उदाहरण में सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर पूछा गया है, फिर सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर पूछा गया है, फिर उसके बाद सकल राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर पूछी गई है और शुद्ध राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर पूछी गई है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये इसको उत्पादन में कह सकते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर। उसके बाद निजी आय को पूछा गया है, व्यक्तिगत आय को पूछा गया है, खर्च योग्य आय को पूछा गया है और प्रति व्यक्ति आय को पूछा गया है। इसके लिए जो हल करने के लिए दे रखा है वो देखिए, जीडीपी एमपी दे रखा है, यानी सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर दे रखा है 4000 करोड़। इसके अलावा शुद्ध निर्यात यानी एक्स माइनस एम, यानी जितना हमने निर्यात किया और आयात किया, सपोज कीजिए हमारा निर्यात था 50,000 करोड़, आयात था 40,000 करोड़, तो शुद्ध निर्यात यहाँ दे रखा है 10,000 करोड़। इसके बाद मूल्यह्रास दे रखा है 10,000 करोड़। अप्रत्यक्ष कर हमको दे रखा है 10,000 करोड़। इसके अलावा और आप देखेंगे तो यहां देखिए हमको सब्सिडी दे रखी है 5,000 करोड़, ये सब्सिडी है। इसके अलावा देश की जनसंख्या दे रखी है, वो दे रखी है आपको 100 करोड़। इसके अलावा सरकारी विभाग जैसे रेलवे की आय दे रखी है 10,000 करोड़, गैर सरकारी विभाग जैसे एसबीआई बैंक की आय दे रखी है 10,000 करोड़। इसके अलावा सरकार से जो हस्तांतरण भुगतान किया जाता है, चाहे वो वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन के रूप में हो, विधवाओं को पेंशन के रूप में हो या छात्रवृत्ति के रूप में हो, ये करीब 5,000 करोड़ है। इसके अलावा सरकार को व्यक्तियों से चालू वर्ष की प्राप्तियां, यानी सरकार को जो निजी व्यक्ति है उनसे 5,000 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसके अलावा व्यक्तियों को विदेश से जो प्राप्ति हुई है, सरकार को जो देखिए सरकार से, ये सरकार को नहीं है, सरकार से व्यक्तियों को जो प्राप्तियां हुई है, चालू वर्ष की प्राप्तियां यानी सरकार से अन्य रूप में आए, सरकार से व्यक्तियों को मिली है 5,000 करोड़ और व्यक्तियों को विदेशों से जो आय मिली है वो 2,000 करोड़ मिली है। इसके अलावा राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, जो कि इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ऐसे राष्ट्रीय विकास पत्र हैं, इन पर 3,000 करोड़ का ब्याज दिया गया सरकार के द्वारा। इसके अलावा निजी कंपनियों की बचतें, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो 10,000 करोड़ दिया गया है। निगम कर 15,000 करोड़ दिया गया है। प्रत्यक्ष कर 10,000 करोड़ दिया गया है।
इसके अलावा फीस 4000 करोड़ दी गई है और फाइन्स 2000 करोड़ दिए गए हैं। इन सभी सूचना से हमको जो निकालना है वो निकालना है, अलग अलग चीजें हमको निकालनी है। सबसे पहले हमको जीडीपी, देखिए हमको दे रखा है जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, हमको दे रखा है 4 लाख करोड़। अब आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। पहला देखिए ये फर्स्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। इसके लिए क्या करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी नेट निकालना हो तो ग्रोस में से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को घटाना है। ये गोल्डन रूल आपको बताया था। तो नेट निकालना, देखिए ग्रोस है, ग्रोस से नेट निकालना है तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को घटाना है। ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। तो यहां देखिए क्या होगा, ये 4000 करोड़ है, में से डेप्रिसिएशन 10,000 करोड़ है, तो घटाएंगे तो आएगा 3,90,000 करोड़। तो हमारी जो पहली जो चीज है, पहला जो पूछा गया है वो आ गया 3,90,000 करोड़। दूसरी चीज जो पूछी गई है एनडीपी एक फैक्टर कॉस्ट। देखिए एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से टैक्स इनडायरेक्ट को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ना है। ये गोल्डन रूल हमने पहले डिस्कस किया था। तो एनडीपी एक फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनडीपी मार्केट प्राइस में से टैक्स इनडायरेक्ट को हम घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। एनडीपी मार्केट प्राइस ये रहा, तो 3,90,000 हमारे पास एनडीपी मार्केट प्राइस है। अप्रत्यक्ष कर टैक्स इनडायरेक्ट, इसको आईटी की जगह टैक्स इनडायरेक्ट यूं भी लिख सकते हैं। टैक्स इनडायरेक्ट हमारा है 10,000 करोड़ और सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी गई वो 5,000 करोड़। तो इसमें से 10,000 घटाएंगे, 5,000 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर ये होगा 3,85,000 करोड़, 3,85,000 करोड़। सो दैट विल बी अवर सेकेंड आंसर। दूसरी चीज जो पूछी गई है एनडीपी मार्केट प्राइस, वो हमने निकाल दी। अब पूछा है एनडीपी एक फैक्टर कॉस्ट। देखिए वापस देखिए ये हो गया, फर्स्ट एनडीपी मार्केट प्राइस निकाल दिया, उसके बाद एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल दिया। अब पूछा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो अब आप देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए विदेशों से शुद्ध साधनगत आय ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो अभी आप करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड जो हमको निकालना है उसको देखते हैं। थर्ड है जीएनपी मार्केट प्राइस के लिए क्या करेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस से विदेशों से शुद्ध साधनगत आय, ये हमने कल किया था। तो जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखा है 4 लाख करोड़ और शुद्ध निर्यात या विदेशों से शुद्ध साधनगत आय ये देखिए आपको 10,000 करोड़। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 4,10,000 करोड़। इसके बाद ये आ गया जीएनपीएमपी। अब पूछा एनएनपीएमपी, तो देखिए एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, तो इसके लिए करेंगे जीएनपीएमपी ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। वो भी हमने बताया था नेट बराबर ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आपका आया 4,10,000 करोड़, ये आपको दिया हुआ है। में से डेप्रिसिएशन अपना है 10,000 करोड़, ये 10,000 करोड़ हमने घटा दिया, तो ये वापस आ गया 4 लाख करोड़। इसका मतलब एनएनपीएमपी और एनडीपीएमपी एक ही, एनएनपीएमपी और जीडीपीएमपी दोनों एक है। देखिए ये भी 4 लाख करोड़ है, ये भी 4 लाख करोड़ है। तो ये आपका आ गया चौथा जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम नंबर 4, ये प्रॉब्लम नंबर 3। ये फर्स्ट, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। अब अगला पूछा 5th नंबर पर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो आपको पता है
फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से टैक्स इनडायरेक्ट को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ना है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, एनएनपी मार्केट प्राइस में से हम टैक्स इनडायरेक्ट को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। तो एनएनपी मार्केट प्राइस 4 लाख रुपए, ये देखिए एनएनपी मार्केट प्राइस दे रखी। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 10,000 है और सब्सिडी 5,000 है, तो ये आ जाएगा 3,95,000, क्योंकि 10,000 इसके अंदर से घटाएंगे और 5,000 जोड़ेंगे तो 3,95,000 करोड़। ये आपको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो अब तक हमने 5 गणनाएं कर ली, एनडीपी एमपी निकाल लिया, एनडीपी एफसी निकाल लिया, जीएनपी एमपी निकाल लिया, एनएनपी एमपी निकाल लिया और 5वां एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमने निकाल लिया। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बहुत काम आती है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूं साइड में। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमारी आई है 3,95,000 करोड़। अब देखिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है और ये बहुत काम आती है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख लिया है। तो अब देखिए आगे इसका और गणना करेंगे। अब हम निजी आय की गणना करेंगे। तो देखिए निजी आय किस प्रकार से निकाली जाती है। कल हमने पिछला जो हमारा वीडियो है उसमें निजी आय की गणना का आपको फॉर्मूला बताया था, मैं एक बार वापस लिख देता हूं। निजी आय, इसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम। निजी आय के लिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट सबसे पहले लेंगे। निजी आय निकालनी है आपको, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट लेंगे प्लस सरकारी विभाग जैसे रेलवे की आय इसमें जुड़ेगी, गैर सरकारी विभाग जैसे एसबीआई की आय ये इसमें भी जुड़ेगी, ओके, प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान इसमें जुड़ता है। हस्तांतरण भुगतान भी जुड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी जुड़ेगा, प्लस सरकार से चालू वर्ष में व्यक्तियों को प्राप्तियां, प्लस विदेशों से चालू वर्ष में व्यक्तियों की प्राप्तियां, ये सब इसमें जुड़ता है। माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन घटता है, कल आपको बताया था। प्रॉफिट ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये 2 चीज घटती है। तो हमने कल जो किया था, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, देखिए हमने निजी आय का क्या फॉर्मूला लिखा था एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू एचएच प्लस ट्रांसफर पेमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू एचएच प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस पीपीई। ये हमने कल फॉर्मूला पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो निजी आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सरकार का ट्रांसफर पेमेंट है वो सारा का सारा इसके अंदर जोड़ देंगे। देखिए हस्तांतरण भुगतान किसको कहते हैं, वह भुगतान जो सरकार के द्वारा बिना किसी कार्य के व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है। चूंकि ये बिना किसी कार्य के व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है, जैसे वृद्ध व्यक्तियों से बिना कुछ कार्य लिए उनको पेंशन दी जाती है, विधवाओं को बिना कुछ कार्य कराए पेंशन दी जाती है, छात्रों से कुछ भी काम नहीं लेकर सरकार उनको छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ऐसे सभी भुगतान जिसके बदले सरकार के द्वारा कोई काम नहीं लिया जाता है उसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। ये हस्तांतरण भुगतान चूंकि उत्पादन कोई भी गतिविधि नहीं होती है, इस कारण से राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होते हैं, परंतु निजी आय का हिस्सा होते हैं। तो यहां देखिए सरकार
सरकारी विभाग रेलवे की आय, ये भी रेलवे की आय है, वो निजी लोगों के पास जाएगी, इनकम बोनस के रूप में बांट दी जाएगी, तो वह निजी आय का हिस्सा होगी, पर इनमें किसी भी प्रकार की उत्पादन गतिविधि नहीं है, तो इसको इसमें शामिल निजी आय में शामिल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां देखिए कि क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे पर्सनल इनकम। तो आप देखिए दोनों प्रकार के ये चालू, इनको अलग कर देते हैं। इससे पहले का ये देखिए, ये हमने एक कोष्टक अलग बना लिया, फिर दूसरा एक कोष्टक ये बना लिया। तो क्या हुआ, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, निजी आय निकालनी है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आई 3,95,000 प्लस 3 प्लस इसमें करने, सरकारी विभाग को रेलवे से आय प्राप्त 10,000, गैर सरकारी विभाग एसबीआई से प्राप्त आय 10,000, राष्ट्रीय ऋणों पर, इसके अलावा हस्तांतरण भुगतान, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, ये इसके अंदर शामिल कर लिया। तो देखिए हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान है 5,000 प्लस सरकार से व्यक्तियों को चालू प्राप्तियां है 5,000, विदेश से व्यक्तियों को चालू प्राप्तियां 2,000 और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज 3,000। ये सब जोड़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ इसलिए 0, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट ये नहीं दिया हुआ इसलिए 0, यानी सरकारी उपक्रम सरकारी उपक्रमों का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो अब देखिए 3,95,000 में 25,000 और जुड़ेंगे तो हो जाएगा 4,20,000 और फिर 10,000 और जुड़ेंगे तो आ जाएगा यहां देखिए थोड़ा सा, सरकार के रेल विभाग की आय, सरकारी गैर विभाग का लाभ और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का अंशदान, ये 3 चीज माइनस होगी। देखिए इसमें क्या करना है, सरकारी विभाग जैसे रेलवे की आय, ये रेलवे की आय उत्पादन गतिविधि है, पर रेलवे के द्वारा निजी लोगों को नहीं बांटी जाती है, तो ये आय यहां से माइनस होगी। इसी प्रकार से गैर सरकारी विभाग एसबीआई का प्रॉफिट भी हमारे पास नहीं आता है, एसबीआई के पास ही रखा जाता है, रेलवे को जो एक्स्ट्रा इनकम हुई वो रेलवे के द्वारा ही रखी जाती है, तो ये दोनों की दोनों चीजें यहां से माइनस होगी। तीसरी चीज ये है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन आदि के लिए जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, ये जो है ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, हमको पेंशन वगैरह के लिए जो देना होता है ना, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, ये आपका यहां माइनस होगा, तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे। इसको यहां से हम हटाते हैं और सामाजिक सुरक्षा अनुदान, ये पेंशन जो है ये 5,000 रुपए, ये 3 चीज माइनस हो गई। वापिस इसको समझेंगे, देखिए निजी आय में राष्ट्रीय आय में से उन चीजों को घटा दिया जाएगा जो व्यक्ति के घर नहीं जा रही है, और जो चीज व्यक्ति के घर जा रही है उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए सरकारी विभाग रेलवे की जो इनकम प्राप्त हुई, रेलवे को प्रॉफिट हुआ, वो राष्ट्रीय आय का तो हिस्सा है, पर हमारे निजी आय का हिस्सा नहीं है, तो वो इसमें से घट जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 चीज को इसमें से घटाएंगे, रेलवे का प्रॉफिट, एसबीआई का प्रॉफिट और सरकार के द्वारा हमारी इनकम में से कुछ सामाजिक सुरक्षा अनुदान का जीपीएफ की कटौती की जाती है, पीएफ की कटौती की जाती है, और नई पेंशन वाले की एनपीएस की कटौती की जाती है। ये एनपीएस की कटौती है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, सर देखिए ये 5,000 की एंट्री है, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स, और ये है ट्रांसफर पेमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू हाउस होल्डर्स, और ये है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। तो ये तीनों चीज हमारे परिवार में आती है, ये तीनों चीज इसके अंदर जुड़ेगी, तो हमारी पर्सनल इनकम हो जाएगी 3,80,000। थोड़ा सा इसमें वापस आपको समझने की जरूरत है, मैं एक बार वापस करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि निजी आय निकालनी है। तो निजी आय निकालने के लिए क्या क्या करना है, निजी आय निकालने के लिए देखिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा हस्तांतरण भुगतान,
रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के द्वारा हस्तांतरण भुगतान और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, माइनस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ये हमारा कल सूत्र था। पिछले वीडियो में हमने ये फॉर्मूला बताया था कि निजी आय निकालने के लिए आपको ये करना है। तो अब देखिए एक एक को समझ लेते हैं। एनएनपी फैक्टर को हमको दे रखा 3,95,000। सरकार के द्वारा सरकार से व्यक्तियों को प्राप्तियां, यानी ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू एचएस, ये सरकार से व्यक्तियों को जो प्राप्तियां हुई है वो वृद्ध व्यक्तियों के पेंशन के रूप में हो सकती है, विधवाओं को पेंशन के रूप में हो सकती है, छात्रवृत्ति के रूप में हो सकती है। तो ये 5,000 रुपए जो सरकार से प्राप्त हुए, इसको हम जोड़ेंगे। इसी प्रकार से शेष विश्व से जो व्यक्तियों को प्राप्त होता है, ये भी हस्तांतरण भुगतान है। विदेशों में हमारा कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई भाई रह रहा है, कोई रिश्तेदार रह रहा है, वो पैसा भेजता है, या विदेशी लोग कंट्रीब्यूशन के रूप में पैसा भेजते हैं, सहायता के रूप में पैसा भेजते हैं। तो ये 2,000 भी हमारी निजी आय का हिस्सा है, पर चूंकि उत्पादन नहीं हुआ इसलिए राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज इसके अंदर जोड़ा जाता है, माइनस सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा अनुदान का कटौती वेतन में से की जाती है, वो इसमें से घटाई जाएगी, क्योंकि हमारी घर नहीं आ रही है, सरकार ने हमारी सैलरी से काट लिया, पीएफ के रूप में काट लिया, जीपीएफ के रूप में काट लिया, या एनपीएस के रूप में काट लिया। इसके अलावा प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकारी उपक्रमों का लाभ, तो ये रेलवे का लाभ 10,000 रुपए इसमें से घट जाएगा। एसबीआई बैंक का लाभ, गैर सरकारी जो उपक्रम है उसका एसबीआई का लाभ भी घट जाएगा। तो देखिए 3,95,000 और ये 10,000 से 10,000 घटे, 15,000 इसमें से घटे तो आएगा 3,80,000। ये भी आपका एकदम क्लियर है। थोड़ा सा पहले हम इसमें कुछ कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि हमने माइनस की जगह एक प्लस लगा दिया था, तो इसीलिए मैंने आपको वापस से इसको बता दिया कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब देखिए निजी आय के बाद आती है व्यक्तिगत आय की बात। तो व्यक्तिगत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, निजी आय से 2 चीज घटाते हैं। ये आपको सूत्र ध्यान रखना है निजी आय का। अब व्यक्तिगत आय निकालनी है तो क्या करना है, तो व्यक्तिगत आय निकालने के लिए इसको पीवाई से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, निजी आय में से 2 चीज घटाएंगे, निगम कर और यूडीपी, 2 चीज घटाएंगे, यानी निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। अवितरित लाभ जो कि अदर कंपनियां हैं उनके द्वारा जो लाभ का वितरण नहीं किया जाता है, वो अवितरित लाभ है, यानी निजी कंपनियों की बचतें इसको कह सकते हैं। ये निजी कंपनियों की, वो सरकारी था। देखिए आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो 2 चीज हमारी यहां घटाई गई वो सरकारी, एसबीआई बैंक भी सरकारी है और रेलवे भी सरकारी है, इसलिए ये दोनों चीज निजी आय से घटाई गई। अब यहां जो हम ले रहे हैं अवितरित लाभ, ये निजी कंपनियों के द्वारा जो लाभ है जिसका वितरण नहीं किया जाता उसकी बात करेंगे। तो ये आपका पहले व्यक्तिगत आई थी 3,80,000, अभी एडजस्ट हमने किया, माइनस निगम कर है 15,000 करोड़, और अवितरित लाभ यानी निजी कंपनियों की बचतें ये 10,000 करोड़। तो इसमें से 3,80,000 में से 25,000 करोड़ घटा दिए जाएंगे तो आएगा 3,55,000 करोड़। ये आपका हुई व्यक्तिगत आय। तो यहां हम यूं लिखेंगे, निजी आय जो है वो तो आई थी, निजी आय आई थी 3,80,000, और इसके बाद व्यक्तिगत आय आई, व्यक्तिगत आय ये पीआई, इसको लिखेंगे पीवाई, व्यक्तिगत आय आई 3,55,000 करोड़, क्योंकि वापस कम में आने वाली इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा। अब देखिए, अब बात आती है, निजी आय की गणना कर ली, व्यक्तिगत आय की गणना लिख ली, अब खर्च योग्य आय।
खर्च योग्य आय, ये 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। खर्च योग्य आय के लिए क्या करते हैं, निजी आय में से फीस एंड फाइन्स को घटाया जाता है और टैक्स डायरेक्ट को घटाया जाता है। यानी जितनी आय है उस पूरी की पूरी आय को हम खर्च नहीं कर सकते, सबसे पहले हमको आयकर देना होगा और हमारे को जो भी फीस लगी है, जो भी जुर्माने हमारे पर लगाए गए, वो चुकाने के बाद बची हुई आय को ही हम खर्च कर सकते हैं। तो देखिए निजी आय हमारी थी 3,55,000 करोड़, ये निजी आय, व्यक्तिगत आय है। इस व्यक्तिगत आय से फीस 4,000 करोड़ घटाने, फाइन लगा 2,000 करोड़ का, वो घटाना है, और प्रत्यक्ष कर 10,000 करोड़ है, ये घटेगा। तो अब खर्च योग्य आय जो है, डिस्पोजेबल इनकम खर्च योग्य आय 3,55,000 करोड़ से 16,000 करोड़ अगर हम घटाएंगे तो आएगा 3,39,000 करोड़, ये आपकी आई खर्च योग्य आय है। अब देखिए अगली बात हम करते हैं राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय निकालनी है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करेंगे, न हुआ प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देना है। तो राष्ट्रीय आय जो थी हमारी 3,95,000 करोड़। हमेशा राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया कि नेशनल इनकम बराबर होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो 3,95,000 करोड़ में पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ दी हुई है, 100 करोड़ का भाग दिया, तो प्रति व्यक्ति आय आई 3,950, यानी हर प्रति व्यक्ति आय जो आई वो आई 3,950, क्योंकि करोड़ से करोड़ कट गए तो ये रुपए ही रहा, ये भी करोड़ था और ये भी करोड़ था, 100 करोड़, तो करोड़ से करोड़ काट दिया, तो प्रति व्यक्ति आय आई 3,950 रुपए। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का कोई भी संख्यात्मक प्रश्न आता है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं के विभिन्न समीकरण हैं, उन समीकरणों को आप एज इट इज लिखते चले जाएंगे तो वो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व होता चला जाएगा। बहुत सामान्य है, थोड़ा सा आप उसके साथ मेहनत करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू। शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर, निजी आय, व्यक्तिगत आय, खर्च योग्य आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना कीजिए। इस प्रकार इस सवाल में राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितने भी अवधारणाएं हैं उन सबको पूछ लिया गया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई भी राष्ट्रीय आय से रिलेटेड सवाल आता है तो उसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए इसमें 17 एंट्री दी हुई है। जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखी 3 लाख करोड़, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट दे रखी है 10,000 करोड़, डेप्रीशिएशन दे रखा है 5,000 करोड़, मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 5,000 करोड़, सब्सिडी दे रखी है 2,000 करोड़, पॉपुलेशन दे रखी है 100 करोड़, सरकारी विभाग यानी रेलवे की आय दे रखी है 6,000 करोड़, गैर सरकारी विभाग जिसमें एसबीआई है उसकी आय दे रखी 4,000 करोड़, सामाजिक सुरक्षा अनुदान जो सरकार के द्वारा अपने एम्प्लॉय का सामाजिक सुरक्षा अनुदान काटा जाता है, जिसे एनपीएस भी कहा जाता है, जिसे जीपीएफ भी कहा जाता है, वो 3,000 करोड़ है। सरकार के द्वारा जो ट्रांसफर पेमेंट व्यक्ति को दिया गया है वो 3,000 करोड़ है। शेष विश्व से जो ट्रांसफर पेमेंट प्राप्त हुआ है वो 1,000 करोड़ है। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जैसे इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है, इन पर ब्याज जो दिया गया है वो 2,000 करोड़ है। इसके अलावा निजी कंपनियों की बचतें, जो निजी उद्यमी है उनके द्वारा जो बचत होती है वो 6,000 करोड़ दी गई है। इसके अलावा निगम कर यानी कारपोरेशन टैक्स 10,000 करोड़ दिए हैं, डायरेक्ट टैक्स 7,000 करोड़ दिया गया है,
फीस 2000 करोड़ दी गई है और जुर्माने फाइन्स 1000 करोड़ दिए गए। अब हमको यहां निकालना है सबसे पहले एनडीपी मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय बाजार कीमत पर सकल घरेलू, नहीं शुद्ध है, एन है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये इसको बोलते हैं एनडीपी मार्केट प्राइस। दूसरा पूछा है, ये देखिए साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद में बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इसको बोलते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस। इसके अलावा बाजार कीमत पर सकल की जगह अगर शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो उसको लेंगे एनएनपी मार्केट प्राइस। इसके अलावा साधन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसको लिखेंगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ये सारी चीजें मैंने बताई, पीआई वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें अब देखिए एक एक हम इसमें निकालते हैं, कैसे प्रकार से निकालते हैं, एक एक की गणना करते हैं। जैसा हमने पहले राष्ट्रीय आय के विभिन्न समीकरणों को देखा था, सिमिलरली उन समीकरणों को यूज करते हुए हमको इसका कैलकुलेशन करना है। बहुत सरल काम है, बहुत ज्यादा कोई इसमें है नहीं। सबसे पहले देखिए हमको निकालना है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। जब भी नेट आपको निकालना है तो आपको ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को घटाना है, ये हमारा गोल्डन रूल। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस दे रखा है 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़। डेप्रिसिएशन दे रखा है 5000 करोड़। तो ये आ जाएगा हमारा 2,95,000 करोड़। ये आ गया एनडीपी एमपी। पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरा पूछा है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक। अब देखिए जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट पूछा जाए तो आप मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, इसका गोल्डन रूल है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को तो घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। और अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इनडायरेक्ट को जोड़ देंगे, सब्सिडी को घटा देंगे। देखिए एफसी, टीआई इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एसजी प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब देखिए एनडीपी एमपी हमको दे रखा है 2,95,000, टैक्स इनडायरेक्ट 5000 करोड़, ये देखिएगा। तो इसमें से 5000 करोड़ घटेगा और सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी गई, चाहे वो रसोई गैस पे दी गई, चाहे केरोसिन पे दी गई, चाहे और किसी पर सब्सिडी दी गई, वो 2000 करोड़ दी गई। तो 2,90,000 और 2000, 2,92,000, 2,92,000। देखिए 2,95,000 में से 5,000 कटा तो आया 2,90,000 प्लस 2,000, दैट इज 2,92,000। तो ये हमने फर्स्ट निकाल दिया एनडीपी एमपी, दूसरा निकाल दिया एनडीपी एफसी। अब तीसरी चीज पूछी गई है जीएनपी एमपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो देखिए हमने क्या करना है, दो चीज तो निकाल दी। अब देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, तो एक और चीज समझ लीजिए, नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में आपको NFIA जोड़ना है, ये ध्यान रखना है, ये भी गोल्डन रूल है। तो हमको निकालना है, तीसरा जो निकालना है जीएनपी मार्केट प्राइस के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस में NFIA जोड़ना है।
NFI क्या होता है, कल भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया। भारतीय साधन विदेशों से क्या कमा के लाए और विदेशी साधन हमारे यहाँ से क्या कमा कर ले गए। मान लीजिए भारतीय साधन हमारे यहाँ से लेकर गए 25,000 करोड़ कमा कर लाए, विदेशी लोग हमारे यहाँ से 20,000 करोड़ कमा कर ले गए, तो ये क्या हुआ, 5,000 करोड़ नेट बचा। ये देखिए नेट दिया हुआ है, NFI 10,000 करोड़ दे रखा है। इसका मतलब हमारे साधन कमा के लाए 25,000 करोड़, विदेशी साधन मान लो 15,000 करोड़ लेके गए, तो नेट हमारे पास क्या बचा, 10,000 करोड़। यानी भारत के जितने भी लोग हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, वो मान लीजिए 25,000 करोड़ कमा कर लेकर आए, और विदेशी लोग जो भारत में काम कर रहे हैं वो 15,000 करोड़ कमा कर लेकर गए, तो नेट हमको क्या बचा, 10,000 करोड़। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय। ये हमारे यहाँ डायरेक्ट दे रखी है, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय 10,000। तो हमको क्या करना है, जीडीपी एमपी, देखिए जीडीपी एमपी दे रखा है 3 लाख करोड़, प्लस NFIA ये दे रखा है 10,000 करोड़, तो ये आ जाएगा 3,10,000 करोड़। ये आपकी अगली प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरी, चौथा पूछा है NNPMP, देखिए ये अगला पूछा है NNPMP। तो मैंने आपको बताया था नेट निकालने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को घटाना है, तो NNPMP के लिए GNPMP में से डेप्रिसिएशन को घटाना है। तो GNPMP हमको दे रखा है 3,10,000 करोड़, में से डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है 5,000 करोड़। GNPMP हमको दे रखा है 10,000 करोड़, 3,10,000 करोड़, ये अभी निकाला हमने GNPMP। इसमें से डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है 5,000 करोड़, वो 5,000 करोड़ घटा दिया तो आया 305,000 करोड़, 3,05,000 करोड़, यह आया NNPMP। अब पांचवी चीज जो पूछी गई है NNP फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो NNP फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, NNP मार्केट प्राइस में से हमेशा टैक्स इनडायरेक्ट को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए। तो 3,005 करोड़ तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, 3,05,000 करोड़, ये तो दे रखा है NNPMP। टैक्स इनडायरेक्ट दे रखा है 5,000 करोड़, और सब्सिडी हमको दे रखी है 2,000 करोड़। तो 3,05,000 करोड़ में से 5,000 घटेंगे, 2,000 जुड़ेंगे, तो आएगा 3,02,000 करोड़। ये हमारी राष्ट्रीय आय आई। तो हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। NNP फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम आई हमारी 3,02,000 करोड़। तो हमने ये देखिए NDPMP निकाल दिया, NDPFC निकाल दिया, GNPMP ये निकाल दिया, NNPMP ये निकाल दिया और NNPFC ये निकाल दिया। तो 5 चीजें हम निकाल चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, अब आती है व्यक्तिगत आय की बात। तो व्यक्तिगत आय निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए PI, इसको बोलते हैं निजी आय। फिर व्यक्तिगत आय निकालेंगे, पहले निजी आय। निजी आय निकालने के लिए क्या करते हैं, NNP फैक्टर कॉस्ट में 3 चीज जुड़ेगी। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स जुड़ेगा, ट्रांसफर पेमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हाउस होल्डर्स जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट जुड़ेगा, माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन घटेगा, माइनस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये 2 चीज घटेगी। हमेशा निजी आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में सारे हस्तांतरण भुगतान और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को जोड़ा जाता है और सामाजिक सुरक्षा अनुदान को घटाया जाता है, और सरकार के जो भी उपक्रम है उनको जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकार के जो यूनिट है उनका जो कमाई है उनको घटाया जाता है। तो NNPFC हमारी आई 3,02,000 करोड़। ये देखिए, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों को जो पेंशन दी, विधवाओं को जो पेंशन दी, या बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी, वो कुल मिलाकर है 3,000 करोड़। ये देखिए,
ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स। विदेशों से, व्यक्तियों को विदेशों से जो ट्रांसफर पेमेंट मिला ये 1000 करोड़। ये राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज सरकार ने दिया 2000 करोड़। सामाजिक सुरक्षा अनुदान का पर खर्चा हुआ 3000 करोड़। माइनस सरकारी विभाग की आय, तो सरकारी विभाग की हमको दो आय दे रखी है, एक तो सरकारी विभाग रेलवे की आय दे रखी है, एक दूसरा सरकारी गैर सरकारी विभाग यानी एसबीआई भी सरकारी बैंक की है, ये 10,000 करोड़ इसमें से, तो 6,000 करोड़ ये घटे और 4,000 करोड़ ये घटे। सरकारी विभाग रेलवे की आय ये है पब्लिक प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। गैर सरकारी विभाग एसबीआई जिसमें सरकार का अंश है, तो प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी कहेंगे, इसको भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहेंगे। तो दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की हमको इनकम दे रखी है, एक की 6,000 करोड़ दे रखी है, एक की 4,000 करोड़ दे रखी है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो यहां देखिए 3,02,000 करोड़ में 3,000 करोड़ जुड़े तो 3,05,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ घटे तो 2,95,000 करोड़ बचे। क्या करना है, 3,02,000 करोड़, देखिए 3,000 से 3,000 कैंसिल हो गया, तो ये 3,000 करोड़ इसमें जुड़े तो आए 3,05,000 करोड़। 3,05,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ गए तो आए 2,95,000 करोड़। ये हमारी निजी आय की प्राप्ति हुई। अब निजी आय से व्यक्तिगत आय निकालेंगे। ये क्वेश्चन, ये आपकी 1 2 3 4 5 ये 6 वाली टर्म है। 7 टर्म बोलते हैं व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, निजी आय में से कारपोरेशन टैक्स निगम कर को घटाते हैं और यूडीपी अवितरित लाभ को घटाते हैं, जो कि हमारे हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये दोनों घर पे प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्तिगत आय में निगम कर को घटाएंगे और अवितरित लाभ को घटाएंगे। तो देखिए ये थी पीआई थी 2,95,000 करोड़। निगम कर, बहुराष्ट्रीय निगम पर जो कर लगाया गया वो 10,000 करोड़ है। निगम कर 10,000 करोड़ और अवितरित लाभ, जो लाभ को नहीं बांटा गया, वो 6,000 करोड़ है। तो 2,95,000 से 16,000 और करोड़ घटाएंगे तो आएगा 2,79,000 करोड़। 80 99, ठीक है। ये आपको व्यक्तिगत आय प्राप्त हो गई। तो व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, निजी आय में से दो चीज घटाते हैं, निगम कर को घटाया जाता है और अवितरित लाभ को घटाया जाता है। देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप है। आप इसमें जब भी कोई गणितीय प्रश्न आता है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य रूप से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो स्टेप आता है, अगला आता है 8th नंबर, खर्च योग्य आय। इसको बोलता है डिस्पोजेबल इनकम, डीपीआई। तो डीपीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो व्यक्तिगत आय है इससे हम पहले डायरेक्ट टैक्स को चुकाना पड़ेगा, इसके अलावा फीस एंड फाइन्स को हमको चुकाना पड़ेगा, बाकी को ही हम खर्च कर सकते हैं। तो हमारी जो व्यक्तिगत आय आई है वह ये 2,79,000 करोड़ में से डायरेक्ट टैक्स 7,000 घटाने पड़ेंगे। ये आयकर है, तो पहले हमारे को आय में से आयकर घटाना पड़ेगा। कोई फीस हमको देनी है सरकार को तो वो हमको वापस देनी पड़ेगी, और कोई जुर्माना सरकार ने हमारे पर लगाया है वो चुकाना पड़ेगा। बची हुई आय को ही हम खर्च कर सकते हैं। तो हमारी खर्च योग्य आय जो हुई वही 2,69,000 करोड़। और ये जो डीपीआई होती है, खर्च योग्य आय, हमेशा कंजप्शन और सेविंग होती है। अगर हमको यहाँ दिया होता कि कंजप्शन क्या है, सपोज कीजिए हमको यहाँ दे रखा होता कंजप्शन हमारा है 2,50,000 करोड़ और सेविंग हमको दे रखी है 19,000 करोड़। तो यहां देखिए डीपीआई 2,50,000 करोड़ प्लस 19,000 करोड़
तो आ जाता 2,69,000 करोड़। ये प्रूव हो जाता कि हमने जो कुछ किया वो सही किया। कई बार सवाल में इस प्रकार से 2 एंट्री और दे दी जाती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब लास्ट एक और चीज पूछनी है, वो पूछी गई है प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय, इसके लिए आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देना है। राष्ट्रीय आय हमारी 3,02,000 करोड़, जनसंख्या हमको दे रखी 100 करोड़, करोड़ के सारे बिंदु से करोड़ के सारे बिंदु करोड़ के 2 जीरो से 2, तो प्रति व्यक्ति आई 3,020 रुपए। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का किसी भी प्रकार का कोई सांख्यिकी प्रश्न आता है, आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो उसको आसानी से हल कर पाएंगे। कुछ और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें राष्ट्रीय आय के सवाल को और आपको हल करना बताएंगे। आप इस प्रकार के सवाल जब भी हल करें, आप कॉपी और पेन साथ में लें और वीडियो को देखने के साथ आप पहले सोल्व करिए, फिर वीडियो को देखिए, एक बार आप पूरा देख लीजिए, फिर दोबारा में आप सोल्व करिए। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो मैं समझता हूं आप बहुत आसानी से राष्ट्रीय आय के किसी भी प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो राष्ट्रीय आय के संख्यात्मक प्रश्न को हल करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।